हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि एल्यूटियन आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कुरिल आइलैंड्स को लेकर के। तो कुरिल आइलैंड्स को अगर हम मैप में व्यू करें तो कुरिल आइलैंड जो है वो रशिया के कामचाटका पेनिनसुला और जापान कंट्री के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। कुरिल आइलैंड्स को लेकर के कुछ पार्ट जो है वो कन्फ्लिक्टेड रीजन है, क्योंकि इसके जो सदर्न पार्ट में जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर जापान अपना क्लेम करता है, जिसकी वजह से जो आइलैंड है वो न्यूज़ में रहते हैं। कुरिल आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन और सी ऑफ ओकोट्स को आपस में सेपरेट करने का भी काम करते हैं। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोविड जैब को लेकर के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 12 to 14 एज ग्रुप की जो भी हमारे चिल्ड्रन हैं उन सभी को कल से कोविड जैब दी जाएगी और इसमें जो कोर्बेवैक्स है उसका यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रिकॉशन डोज वो ऑल अबोव 60 ईयर्स एज से ज़्यादा जिनकी भी एज है उन सभी को प्रिकॉशन डोज भी अब दी जाएगी। यहाँ पर शो कर रखा है ग्राफ के थ्रू कि किस एज ग्रुप के लोगों को कितनी वैक्सीन अभी तक इंडिया में दी जा चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल माइक्रो फाइनेंस फर्म्स को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको अपनी इंटरेस्ट रेट, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट अप्लाई होती है वो फिक्स करने की उनको एक तरीके से अनुमति दी गई है, परमिशन दी गई है। हालांकि जो भी वो अपनी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे उनको लेकर के ओवरव्यू किया जाता रहेगा टाइम टू टाइम आरबीआई के द्वारा। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं माइक्रो फाइनेंस फर्म्स के लिए वो 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाएंगी। आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस लोन को लेकर के एक डेफिनेशन क्लियर किया है कि एक कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा टू ए हाउस होल्ड विद एनुअल इनकम ऑफ अप टू 3 लाख। अर्लियर द अपर लिमिट्स वर 1.2 लाख फॉर रूरल बोरोवर्स एंड 2 लाख फॉर अर्बन बोरोवर्स। अब इसको मतलब एक फैमिली की इनकम 3 लाख होनी चाहिए, उसको बिना किसी कोलेटरल मतलब बिना कुछ रखे हुए उनको लोन दे दिया जाएगा। पहले रूरल एरियाज़ के लिए 1.2 लाख डिसाइड कर रखा था और अर्बन एरियाज़ के जो बोरोवर्स हैं उनके लिए 2 लाख डिसाइड कर रखा था। पहले 1.2 लाख तो रूरल के लिए और 2 लाख जो है वो अर्बन बोरोवर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूक्रेन और रशिया वॉर के वजह से आप सभी को पता है कि बहुत सारे इशू देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ इन्फ्लेशन को लेकर के भी डाटा आए हैं कि हमारे इंडिया में फरवरी 2022 में अगर इन्फ्लेशन का डाटा को अगर हम व्यू करें तो 6.07% तक हाइक यहाँ पर देखने को मिला है। रशिया और यूक्रेन के बीच में डिस्कशन चल रहा है, टॉक्स चल रही है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर दोनों साइड में जो रेगुलर जो प्रोग्रेस बनी हुई है उसमें कुछ टाइम के लिए यहाँ पर गैप देखने को मिला। अब दोबारा से ये जो टॉक्स हैं इनको रेगुलर किया जाएगा और डिस्कशन के थ्रू जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी को पता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज स्टार्ट किए। उन्होंने 3 फार्म लॉज इंट्रोड्यूस किए ताकि फार्मर्स की डबल इनकम करने का जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था उसको हम अचीव कर सकें। लेकिन आप सभी ने ये भी देखा होगा कि फार्मर्स ने लगभग 1 ईयर तक यहाँ पर प्रोटेस्ट किया उन फार्म लॉज को लेकर के। लास्ट में गवर्नमेंट ने उन तीनों फार्म लॉज को नलीफाई कर दिया। इसके लिए उन्होंने ये भी बोला कि हम एक पैनल कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी जो है फार्मर्स के जो भी इशूज हैं उन सभी को सॉल्व करेगी और डिस्कस करके इसके जो रिजल्ट है, इनके जो प्रॉब्लम है उन सभी का सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा। ओके, इसके अलावा फार्मर्स को इन प्रोटेस्ट के दौरान जो भी उनके ऊपर केसेस रजिस्टर हुए उन सभी को भी यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ये कुछ डिस्कशन हुए थे जब ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था फार्मर्स के द्वारा, तो उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के दौरान ये कुछ डिस्कशन हुए थे। अब यहाँ पर बात आती है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो एक तरीके से लीड कर रहा था इस फार्मर प्रोटेस्ट को, उन्होंने ये बोला है कि 21 मार्च को हम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे। नेशन वाइड फार्मर्स प्रोटेस्ट होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि देखो नेक्स्ट मंथ मींस अप्रैल में हो सकता है कि 1 वीक के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाए। हालांकि कितने लंबे समय तक ये प्रोटेस्ट चलेगा इसको लेकर के अभी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन
जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने अपनी बात ये बोली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के जिन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ था कि हाँ इन पॉइंट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी, उन पॉइंट्स को लेकर के अभी तक कोई भी ग्राउंड लेवल पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिला है, जिसकी की वजह से जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो यहाँ पर दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर अभी तृणमूल कांग्रेस के एमएलए ने कुछ एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने यहाँ देखिए एक सेकेंड, कोलकाता बुक फेयर अभी एक तरीके से ये जो इवेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर विजिट किया और काफ़ी संख्या में यहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होने की कोशिश हुई है। तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के लॉ मेकर मनोरंजन व्यापारी उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि जो बिहारी जो लोग हैं, बिहार स्टेट से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनको लेकर के इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है कि स्टेट से उनकी जो भी अगर उनकी प्रेजेंस है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में तो उनको यहाँ से निकाला जाना चाहिए, मतलब उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो एक तरीके से आप सभी को पता है कि इंडिया एक इंटीग्रल पार्ट है, हर स्टेट जो है वो इंडिया एक यूनियन है और उसके पार्ट हैं ये स्टेट्स। इस तरीके से आप किसी दूसरे स्टेट की जो पॉपुलेशन है उनको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, और इस तरीके की जो आपके स्टेटमेंट है वो एक तरीके से हमारे इंडिया की जो सॉवरेनिटी है या फिर इंटीग्रिटी है या फिर बहुत सारे पीस और स्टेबिलिटी जैसे जो इश्यू हैं जो जिनको लेकर के इंडिया काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि जो सभी स्टेट्स हैं, सभी जो हमारे बहुत सारी, वैसे ही हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और अगर स्टेट के बेसिस पर भी हमने डाइवर्सिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया तो बहुत सारे जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनके खिलाफ में कुछ वर्क होना चाहिए ताकि जो इंटीग्रिटी है उसको हम मेंटेन कर पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 3 पर, दिल्ली में ये कोशिश की जा रही है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी यूज किया जाए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंट्रोड्यूस करने में उसकी ज़्यादा कमी है। तो इसके लिए ही जून एंडिंग तक 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो सिटी में एस्टेब्लिश कर दिए जाएंगे ताकि जो लोग जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं उनको चार्जिंग स्टेशन इजीली अवेलेबल हो सके और इन व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। आप सभी को पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि वहाँ पर जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी कम हो सके, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल हर टाइम अगर हम देखें तो काफ़ी हाई लेवल पर रहता है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ को सिक्योर करना गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हेल्थ को अगर हमें सिक्योर करना होगा तो पोल्यूशन लेवल जिनसे इंक्रीज होता है उन सभी को हमें काउंटर करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5 पर, आप सभी को पता है कर्नाटका में कुछ लंबे टाइम से एक इशू चल रहा है हिजाब को लेकर के। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ का जो एजुकेशन एक्ट है 1983 का, उसके बेसिस पर ये बोला कि यूनिफॉर्म जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसी के अकॉर्डिंग पहना जाएगा हर स्टूडेंट के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सनल जो भी आपके रिलीजियस बेसिस जो भी मटेरियल है या फिर जो भी आपके क्लोथ्स हैं उनको आप वियर नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन जो है उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर पिटीशन डाली थी कर्नाटका हाई कोर्ट में। अब कर्नाटका हाई कोर्ट जो है वो आज अपना वर्डिक्ट देगा हिजाब को लेकर के कि उनको क्या लगता है कि किसके पक्ष में ये रिजल्ट जाएगा या दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है हमने कल भी डिस्कस किया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी जो भी पोजीशन है प्रेजेंट टाइम में स्टेट लेवल पर या फिर सेंट्रल लेवल पर उस सभी को रिव्यू करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी को जो भी उनका प्रेजेंट टाइम में जो लीडरशिप है उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। जो भी गांधी परिवार है उसको एलिमिनेट करके एक तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको आगे करने की ज़रूरत है, तभी जा कर के जो कांग्रेस है वो अपने आप को रिवाइवल स्टेज में लेकर के आ सकती है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ईरान के साथ में जो यूएस एंड अदर कंट्रीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ का डिस्कशन चल रहा है कि 2015 में जो JCPOA एग्रीमेंट हुआ था उसको दोबारा से रिवाइव किया जा सके। और बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है ये एग्रीमेंट कि जो भी जिसको वियना टॉक्स के नाम से हम जान रहे हैं, JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं या फिर ईरान डील के नाम से भी जानते हैं, तो इसको रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी को पता है 2015 में जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो इसमें JCPOA एग्रीमेंट में
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर, और आप सभी को पता है कि रशिया भी 5 परमानेंट मेंबर है, तो वो भी इसमें शामिल था। इसके अलावा जर्मनी इसमें शामिल था और यूरोपियन यूनियन, इन सभी ने मिलकर के ईरान के साथ में ये न्यूक्लियर डील की थी कि आप जो भी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए आपका जो भी एक प्रोसीजर होता है उसको आप आगे नहीं बढ़ाओगे। आपके यहाँ पर जो भी यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको आप एक रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की थी कि इससे ज़्यादा आप यूरेनियम एनरिच नहीं करोगे, जो भी आपके सेंट्रीफ्यूजेज हैं उनको आप डेवलप नहीं करोगे, हैवी वाटर रिएक्टर सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश नहीं किए जाएंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। लेकिन बाद में ये जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो बराक ओबामा उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, फिर मिस्टर ट्रंप वहाँ पर आते हैं प्रेसिडेंट यूएस के, और उन्होंने 2017-18 तक आते आते इस एग्रीमेंट को ख़त्म करने की बात की। उन्होंने ये पॉइंट रखा कि ईरान के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो हाई लेवल पे नहीं लगाए गए हैं, तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, जिसकी वजह से ये दोबारा से एग्रीमेंट होना चाहिए। हालांकि जैसे ही ये एग्रीमेंट एक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की यूएस ने, तो ईरान ने पहले कोशिश की कि जो अदर कंट्रीज़, जो P5 कंट्रीज़ में जो 4 कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन, जो एक तरीके से मीडिएटर का रोल उन्होंने प्ले किया था, वो अपने इम्पोर्टेंस यहाँ पर प्ले करें और जो भी इशू है उसको सोल्व करने की कोशिश करें। लेकिन उन कंट्रीज़ के द्वारा भी यहाँ पर कोई इनिशिएट नहीं किया गया, और उसके बाद में ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जो उनका प्रोलिफरेशन करने का जो स्टेज है उसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर ईरान के ऊपर अभी ये जो एग्रीमेंट है अगर वो साइन नहीं किया गया तो ईरान उस स्टेज में आ गया है कि जल्द ही वो न्यूक्लियर वेपन्स भी अपने डेवलप कर सकता है। हालांकि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट है कि इस तरीके का कुछ भी प्रोसीजर वहाँ पर नहीं किया गया है। अभी इशू क्या है? इशू ये है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो इसको काउंटर करने के लिए यूएस और अदर कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाने की कोशिश की रशिया के ऊपर। अब यहाँ पर बात आई रशिया की, तो रशिया ने ये बोला कि भले ही आप ईरान के साथ में कोई भी डील कीजिए, लेकिन ईरान के साथ में भले ही कितने ही सैंक्शंस लगाने की रशिया के ऊपर कोशिश कीजिए, लेकिन ईरान के साथ में जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं वो हमेशा बने रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठाया कि JCPOA एग्रीमेंट में रशिया का एक इम्पोर्टेंट रूल था, तो अभी प्रेजेंट टाइम में भी जो डील चल रही है उसमें भी रशिया का डिस्कशन होना चाहिए, रशिया की जो बात है वो रखी जानी चाहिए। लेकिन यूएस जो है वो रशिया को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्कस ये किया जा सकता है कि अदर कंट्रीज, रशिया को जो जिम्मेदारी दी गई थी 2015 के एग्रीमेंट में, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदर कंट्रीज को दी जाए, ताकि ये जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। अभी ये जो वियना टॉक्स जो है, ये जो एग्रीमेंट है वो होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रशिया के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जो यूएस कंट्री है उन्होंने सैंक्शंस इंप्लीमेंट किए हैं, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल, उनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए हैं। तो हमें क्या करना होगा कि ईरान के साथ में अगर डील हो रही है तो वो डील साइन करके ईरान से के ऊपर जो भी सैंक्शंस हैं वो हटाए जाएँ, वहाँ पर जो भी ऑयल है उसका मार्केट में वैल्यूएशन हो, जिसकी वजह से जो स्पाइक देखने को मिला है ऑयल में वो कम हो सके। तो यहाँ पर ईरान के साथ में डील करने के दो प्लस पॉइंट हैं प्रेजेंट टाइम में। एक तो ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं कर पाएगा, दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूसरी बात यहाँ पर हो पाएगी कि ऑयल जो स्पाइक देखना पड़ रहा है उनकी प्राइजेस में, वो भी हम इसको एक तरीके से थोड़ा सा एक तरीके से अपीज करने की या फिर थोड़ी सी एक स्लो डाउन लाने की, जो हाइक देखने को मिल रहा है प्राइजेज में उनमें स्लो डाउन लाने की कोशिश हो पाएगी। यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के ही है। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें तो बताया गया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के ऊपर जब रशिया अटैक करने की कोशिश कर रहा था तो उससे पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की थी कि हम आपके साथ हैं, यूक्रेन को इस तरीके का आश्वासन देने की कोशिश की थी। लेकिन जब वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो अदर कंट्रीज ने यहाँ पर जो भी अपनी तरफ से एक तरीके से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए या उनका जो सपोर्ट होना चाहिए वो उतने लेवल पर नहीं मिल पाया यूक्रेन कंट्री को। तो यहाँ पर इंडिया की सिचुएशन बताई गई है कि इंडिया के 1962-1965 इन वॉर में जब इंडिया ये वॉर फाइट कर रहा था उस समय जब भी वर्ल्ड ऑर्डर जो है उन्होंने इसी तरीके का सपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद में
जैसे ही कोल्ड वॉर एंडिंग की तरफ आया, इंडिया ने सभी कंट्रीज़ के साथ में जो अपने रिलेशन है वो बेहतरीन मेंटेन किए और अपने जो डिफेंस वेपन्स हैं उनको काफ़ी हाई लेवल तक मेंटेन करने की कोशिश की। और प्रेजेंट टाइम में तो अगर हम बात करें तो इंडिया अपने आप को आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाते हुए बहुत सारे डिफेंस वेपन्स को डेवलप कर रहा है। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि किसी भी कंट्री को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और अपने बॉर्डर एरियाज़ को सिक्योर करने के लिए अपनी जो सिक्योरिटी है उसको अपने लेवल पर मेंटेन करना होगा। अगर ये लगता है सामने वाली कंट्री को कि ये तो कमज़ोर है, वीक है, तो दूसरी कंट्री जो है वो कभी भी अटैक कर सकती है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशन में जो हमने कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, हमने देखा पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कि एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया गया वो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए, रशिया के ऊपर जो भी उन्होंने वर्क किया है उसको एक तरीके से कोशिश की जानी चाहिए कि लगना चाहिए रशिया को कि हाँ उन्होंने गलत काम किया है, एक तरीके से इलीगल तरीके से ये जो अटैक है, ये इन्वेजन जो है वो यूक्रेन के ऊपर उन्होंने किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है सभी कंट्री जो हैं उन्होंने अपने अपने प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में अपने अपने वोट किए। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने हर जगह यहाँ पर एब्सटेन किया है, अपनी न्यूट्रल पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि देखो ये जो भी एब्सटेन देखने को मिला या किसी कंट्री ने किसके साथ में जो प्रॉफिट एक तरीके से सपोर्ट किया है, जैसे यूएस कंट्री ने ये रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की यूनाइटेड नेशन में, तो जिन कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है, जिन कंट्रीज़ ने अपोज किया था, जिन कंट्रीज ने एब्सटेन किया था, उसके बेसिस पर आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगी। इंडिया जो है उनको भी कुछ इशू देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि क्वेड ग्रुप हो गया या फिर रशिया के साथ में जो हमारे डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर के हो सकता है कि यूएस कार्डसा एक्ट का यूज़ करते हुए इंडिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। हालांकि अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ ने अपने पर्सनल रिलेशन मेंटेन करते हुए रशिया के साथ में एब्सटेन किया है और कुछ कंट्री जिनका यूएस के साथ में कोई कन्फ्लिक्ट है तो उन्होंने यहाँ पर इस रेजोल्यूशन को एब्सटेन किया था। लेकिन कुछ कंट्रीज ने यहाँ पर सपोर्ट करने की भी कोशिश की है, जैसे कि अगर हम बात करें तो नेपाल ने सपोर्ट किया था ये जो भी रशिया ने जो भी यूक्रेन के ऊपर अटैक किया उसको लेकर के, भूटान ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया था, मालदीव ने सपोर्ट किया था, और अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, श्रीलंका और बात आती है बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, इन्होंने एब्सटेन किया क्योंकि इनके जो पर्सनल रिलेशन है वो रशिया के साथ में काफ़ी शानदार है। ओके, तो यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से चेंज होगा उसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 7 एडिटोरियल पेज का सेकंड पार्ट, वहाँ पर 5 स्टेट्स, और पेज नंबर 8 पर 5 स्टेट्स में जो भी रिजल्ट रहे उसके बाद में डिस्कशन करने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर किन पार्टीज़ को प्रॉफिट मिला है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अभी हमने देखा था कि टाटा सन्स जो एयर इंडिया के नए चीफ अपॉइंट किए गए थे, और ये जो नए चीफ जो अपॉइंट किए गए थे उन्होंने अपना जो पोस्ट है उसको एक तरीके से छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि उनकी जो पोस्टिंग हुई जब इस पोस्ट के लिए, तो इंडियन मीडिया जो है उन्होंने उनके अपॉइंटमेंट को कुछ कलर एक तरीके से रिलीजियस बेसिस पर या फिर कुछ अदरी बेसिस पर कुछ एक्स्ट्रा कलर देने की कोशिश की अनडिजायरेबल मैनर में, इसीलिए मिस्टर आईसी ने डिक्लाइन कर दिया था इस पोस्ट को। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में टाटा सन्स एन चंद्रशेखर जो है, जो चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स हैं, उन्हीं को एयर इंडिया का चेयरमैन भी बनाया गया है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, अभी हमने देखा कि इंडिया से एक मिसाइल जो है वो जाकर के पाकिस्तान के 124 एरिया अंडर बॉर्डर एरिया से 124 एरिया को कवर करते हुए पाकिस्तान में जाकर के गिरती है। सॉरी। तो यहाँ पर चाइना जो है वो पाकिस्तान को एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को लेकर के बोल रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर ये एक्सीडेंटल फाइटिंग है या कुछ जो भी इशू है, इनको लेकर के दोनों कंट्री जो भी रेलेवेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में डायलॉग और कम्युनिकेशन होने की ज़रूरत है, ताकि ये जो भी इशू हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सके और ये जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। उन्होंने ये भी बोला है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि इस तरीके के जो इशू हैं वो अदर कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट ना कर सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो एक सेकेंड,
यहाँ पर जो आर्टिकल है वो 19,000 करोड़ रुपीस दिए जा रहे हैं एफोरेस्टेशन प्लान को लेकर के। मतलब हमारे इंडिया की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उन रिवर बेड्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि वहाँ पर जो भी इशू देखने को मिल रहा है उसको सॉल्व किया जा सके। अब इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो फॉरेस्ट लैंड कवर है इंडिया का वो इंक्रीज होगा। इसमें बोला गया है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो इंडिया का इंक्रीज होगा। 13 रिवर्स और इसमें जो भी CO2 का एमिशन होता है उनको भी कैप्चर करने का प्रयास करेंगे ये ट्रीज। तो इनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट रिवर्स के नेम बताए गए हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। इन सभी को फंडिंग की दी जाएगी और नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड जो है उनके द्वारा ये फंडिंग दी जा रही है। और इसमें 2 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपस में मिल करके यहाँ पर वर्क कर रही हैं ताकि जो भी इशूज हैं, फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो, CO2 का जो एमिशन है उसको हम कर सके और जो भी इशू है उनको सॉल्व किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्टर और जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ये जो भी ट्रीज को प्लांट करने का जो वर्क है वो स्टार्ट किया है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि गालवान वैली में 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में इशू क्रिएट होता है। तो पोस्ट गालवान गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दिया कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर के और राज्यसभा में एक रिपोर्ट रखी गई है कि चाइना बॉर्डर के साथ में जो भी हमारा एरिया टच होता है वहाँ पर हम 32 रोड्स बनाने का काम कर रहे हैं और इसको लेकर के 8 रोड जो हैं उनके लिए तो काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये रोड बनाने का मेन रीजन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है वो बॉर्डर एरियाज में हो सके ताकि कुछ भी इशू क्रिएट हो तो वहाँ पर हमारे डिफेंस वेपन्स को, हमारे डिफेंस पर्सनल को ईजिली वहाँ तक पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट, यहाँ पर जो फॉरेनर्स के जो राइट्स हैं उनको लेकर के गवर्नमेंट कुछ लॉ में कुछ चेंज करने की बात कर रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर कोई पर्सन जो है वो फॉरेन से इंडिया में आता है, उनके वीज़ा को लेकर के अगर कुछ इशू होता है, वीज़ा कंडीशन को वायलेशन करता है, तो जब आर्टिकल 19 जो है उन फॉरेनर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, उस टाइम में लोकल कोर्ट को वो अपने राइट्स को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ये सारी बातें को लेकर के डिस्कशन हुआ। तो 8 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस इशू को एग्जामिन करेगा और इसकी हियरिंग किस तरीके से होगी वो यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। ओके, यहाँ पर सेंसस को लेकर के कमेटी बनाने की बात की गई है कि सेंसस जो है वो इस बार डाटा ओरिएंटेड नहीं होंगे। एक तरीके से जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है उसको भी इंसर्ट किया जाएगा सेंसस कंडक्ट जो करवाया जा रहा है उसमें। हमने सेंसस में ये भी देखा कि इस बार जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों ही तरीके से सेंसस के जो डाटा हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि कोविड के क्लेम को लेकर के बहुत सारे फेक केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि कोविड की वजह से जो भी बच्चे एक तरीके से अनाथ हुए हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो उनको 50,000 रुपीज़ सपोर्ट के लिए दिए जाएंगे। तो इसमें कुछ ऑफिसर्स मिल करके इस तरीके का जो फेक कोविड केसेस जो है वो जनरेट किए गए हैं, फेक कोविड के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जनरेट किए गए हैं, जिसके बेसिस पर कई स्टेट्स में इस तरीके की इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं और गलत तरीके से जो क्लेम है वो किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कंसर्न्ड है और वो चाहते हैं कि ये जो भी क्लेम्स हैं इनको लेकर के कोशिश की जाए और हमारे इंडिया में अदर लेवल पर, जैसे कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रहे, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात स्टेट की तरफ से जो भी रिपोर्ट है उनको सबमिशन किया और उन्होंने ये बोला कि जो डेथ सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेक हैं, जिसकी वजह से जिन रियलिटी में जिन लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए उनको ना मिल करके ये जो भी स्कीम है उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को लेकर के है। तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स के साथ में रजिस्ट्रार जनरल ने बताया है कि 10 पॉइंट्स के साथ में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो डिक्लाइन हुआ है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको अचीव करने की तरफ हम इंडिया जो है वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ये बता रखा है कि 2016-18 से 2017-19 के बीच में जो है वो 10 पॉइंट्स का डिक्रीज दिखने को मिला, मतलब 8.8% का डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर कंप्लीट डाटा दे रखे हैं कि 2014-16 में कितना डाटा थे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के और अब कितने हैं। अब 103 पर इंडिया के डाटा रिलीज हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग स्टेट की बताई गई है कि
वो स्टेट जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया है और जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में अपनी कोशिश की है, तो महाराष्ट्र में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 30 आ गई है। केरला में 30, महाराष्ट्र में 38, तेलंगाना में 56, तमिलनाडु में 58, आंध्र प्रदेश 58, झारखंड 61 एंड गुजरात 70। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो भी डाटा सेट किए गए थे उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अचीव किया है। ओके, विच इंक्लूड्स द अबोव 7 स्टेट्स एंड कर्नाटका 83 एंड हरियाणा 96। यहाँ पर जो अदर स्टेट्स हैं उनके डाटा दे रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट देखने को मिला है, वहाँ पर 30 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला है। देखो, सबसे जो हाईएस्ट लेवल पर है वो केरला है, लेकिन ऐसे स्टेट भी तो होंगे ना जब लास्ट ईयर उनका जो डाटा थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा थे, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन उन्होंने किया है, तो उसमें यूपी सबसे हाईएस्ट लेवल पर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट का बजट सेशन का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कशन चल रहा है अभी पार्लियामेंट में। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट जिनको यूक्रेन से इवैक्यूएट कराया गया, उनको लेकर के पार्लियामेंट में कंसर्न क्रिएट किया गया कि उनके फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ एमपीज़ ने बोला गया कि उन्होंने अपनी फॉरेन एजुकेशन के लिए जो लोन ले रखा है उसको वेव किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और उनकी जो एजुकेशन है वो इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो यूक्रेन रशिया प्रॉब्लम को लेकर के ही है, वॉर को लेकर के ही है कि जो टॉक्स है उनमें क्या प्रोग्रेस है। तो धीरे धीरे यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, हालांकि कोई पॉजिटिव अभी तक रिजल्ट एक तरीके से देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो यूएस आरोप लगा रहा है कि रशिया डिमांड कर रहा है चाइना से कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर चाइना ने अपनी तरफ से बात रखी है कि यूएस अपनी बात को रखने के लिए दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर इस तरीके के जो इलीगल जो आरोप है वो ना लगाए। यहाँ पर मालदीव ने जो अपनी हेल्थ इमरजेंसी है उसको लिफ्ट कर लिया है, हालांकि मास्क को मैंडेटरी उन्होंने रखा है। अब सभी को पता है मालदीव में इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। तो यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये जो भी हेल्थ इमरजेंसी है, कोविड की वजह से जो हेल्थ इमरजेंसी लगा रखी थी, उन सभी को लिफ्ट करने की कोशिश की गई है, ताकि जो अपनी इकोनॉमी है, जो टूरिज्म सेक्टर है, लोगों का जो लाइवलीहुड सेक्टर है, उन सभी को अपग्रेड किया जा सके। तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।